प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में गद्यखंड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नमक का दारोगा। फर्स्ट चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जो चैप्टर था हमारी बुक में नहीं था, अब दूसरी बुक से यह पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और इस चैप्टर के माध्यम से वे हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, जो बुराई है उसकी कभी भी जीत नहीं होती। इस पाठ में वर्णित है कि नमक का दारोगा पद पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यहाँ तक कि जो सर्वसम्मानित पद पटवारी का माना जाता है, वे भी अपने पद को छोड़कर नमक का दारोगा पद पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। वकीलों का भी जी लल जाता है कि वे नमक का दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी कि जो नमक है, इसका व्यापार करने से मना कर दिया गया था, तो लोगों ने गलत तरीके से इसका व्यापार करना शुरू किया। कोई रिश्वत देकर यह काम निकलवाता, तो कोई लाल चालाकी से। ऐसे ही इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर जी, वे भी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वे घर से निकलते हैं तो इनके पिताजी वृद्ध मुंशी वंशीधर जी इनको हिदायत देते हैं, नसीहत देते हैं कि तुम नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, तुम्हारा ध्यान ऊपरी आय की तरफ होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने माना कि जो मासिक वेतन है वह तो पूर्णमासी के चांद के समान होता है, जो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। वैसे ही हमारा जो मासिक वेतन होता है, जब हमें मिलता है तो काफी सारा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है। ऐसी वे अपनी दुर्दशा का वर्णन कर रहे अपने बेटे के सामने कि हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। परिवार में जो लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। महाजन हमारी तरफ कड़ी नजरों से देखने लग गए हैं। इस तरह से वो काफी एग्जाम्पल देकर अपने बेटे को समझाता है कि तुम ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय भी हो। तो मुंशी बंशीधर एक आज्ञाकारी बेटे थे। घर से निकल पड़े और शुभ मुहूर्त था, शुभ समय पर निकले थे, तो इनको नमक के दारोगा विभाग में पद मिल गया और ये दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन बड़े ही ईमानदार लड़के थे। 6 महीनों में ही ये उस समय के जो अफसर थे वे सब इस पर मोहित हो गए थे, इनकी कार्यकुशलता को देखकर, इनकी ईमानदारी को देखकर। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब मुंशी वंशीधर नमक का दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए तो उनको कौन सी समस्या ऐसी आई कि उसका उनको सामना करना पड़ा, और जो काफी बड़ी समस्या थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास में गद्यखंड में फर्स्ट चैप्टर है नमक का दारोगा, वह पढ़ेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी जब नमक का नया विभाग बनाया गया तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु, मतलब क्योंकि ये इसको बनाना नहीं पड़ता, नेचुरली होता है, अपने आप बन जाता है नमक, इसके व्यवहार करने का निषेध हो गया। मतलब इसका व्यापार हम नहीं करेंगे। जब इसको रोक दिया गया तो लोगों ने क्या किया, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग गए। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच यानी कि छल कपट का सूत्रपात होता निर्माण किया गया। कोई घूस से काम निकालता, तो कोई चालाकी से, तो कोई तो रिश्वत देकर काम निकालने लगा, तो कोई चालाकी से नमक के व्यापार को चलाने लगा। अधिकारियों के पोबारा थे। पोबारा होता है मजे होना, मजे का, यानी कि उनके पास तो तनख्वाह तो होती थी, ऊपर से कोई उसको घूस रिश्वत दे देता, तो कोई उनकी वैसी चालाकी करना, तो इनके तो अब मजे हो रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी का पद जैसे उस समय का सबसे सम्मानित पद माना जाता था, लेकिन जो लोग पटवारी थे वे भी अपने उस पद को छोड़कर इस विभाग यानी कि नमक के विभाग की बरकंदाजी यानी कि उसको प्राप्त करने की लालसा रखते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। नमक का दारोगा बनने के लिए तो जो उस समय के सरकारी वकील थे उनका भी जी ललचाता था, उनका भी मन करता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। देखो, अब उस समय, अब की बात नहीं है, काफी समय पहले की बात है। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा का और ईसाई मत, जो ईसाई
मत वाले लोग हैं ये दोनों ही एक समान माने जाते थे। अंग्रेजी शिक्षा भी और जो ईसाई से संबंधित पढ़ाई होती है उनकी पढ़ाई भी एक ही समान माने जाते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का बड़ा ही ज्यादा महत्व था उस समय। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। थोड़ी बहुत प्रेम की कथाएं पढ़ ली, श्रृंगार रस से संबंधित काव्य पढ़ लिए, तो ऐसे इतना मात्र पढ़ने पर भी लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। देखो कुछ एक जैसे हमारे पेरेंट्स के समय तक का क्या टाइम था, उस समय बहुत कम पढ़ने वाले भी सरकारी नौकरी पर लग जाया करते थे। तो ये उसी समय की बात है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद भी लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो देखो इसमें जो मुख्य पात्र है, कैरेक्टर है मुंशी वंशीधर, उन्होंने क्या क्या पढ़ा? जुलेखा की विरह कथा समाप्त की उन्होंने, यानी इनसे रिलेटेड जो इनके बारे में जो वर्णन था उसको पढ़ा। उसके बाद ये मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को पढ़ रहे थे, नल और नील की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे थे और अमेरिका ने क्या क्या आविष्कार किया इनके बारे में पढ़ते हुए ये रोजगार की खोज में निकल जाते हैं। इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, यानी जो मुंशी वंशीधर के पिताजी थे वो एक काफी अनुभवी व्यक्ति थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, हमारी कितनी बुरी दशा है यह क्या तुम देख रहे हो? ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हम पर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा कर्ज हम पर चढ़ा हुआ है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हो और परिवार में जो लड़कियां हैं वह घास फूस जैसी हर रोज बढ़ती रहती हैं। ऐसे भी ही जो परिवार में लड़कियां हैं वे भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे पर का वृक्ष का मतलब है कि मेरी उम्र काफी हो चुकी है, न का मालूम कब गिर पड़ूं, पता नहीं कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तो तुम ही इस घर को संभालने वाले हो, तुम ही इस घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। तो मुंशी वंशीधर के पिताजी समझाते हैं मुंशी वंशीधर को कि नौकरी में पद क्या है तुम्हारा, इसकी तरफ ध्यान मत देना। अगर छोटी नौकरी में मिल जाए तो उस पर उसके ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। जैसे आपने पीर देखा होगा, मजार यानी कि जहां पर चढ़ावा चढ़ता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। जैसे निगाह चढ़ावे यानी कि जैसे पीर पर चढ़ावा चढ़ता है, पीर पर चादर चढ़ती है, उस पर रखनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो जो मुंशी वंशीधर के पिताजी समझा रहे अपने बेटे को कि तुम्हारी निगाह चढ़ावे और चादर पर यानी कि ऊपरी कमाई पर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। तुम ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करना जहां सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलती हो बल्कि ऊपरी कमाई भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इन्होंने समझाया कि जो मासिक वेतन हमारा होता है, जैसे सैलरी मिलती है हमें मंथ वाइज, तो वह किसके समान होती है? पूर्णमासी के चांद के समान। जैसे पूर्णिमा का चांद एक दिन तो दिखाई देता है और फिर घटते घटते कम हो जाता है, वैसे ही मासिक वेतन कैसा होता है? एक बार तो काफी सारा दिखता है लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और जो हमारी ऊपरी आय है यानी कि जो ऊपर की कमाई है तनख्वाह से अलग, वह तो नदी के बहते हुए पानी के समान है जिससे सदैव प्यास बुझती है और उसी से हमारा भरण पोषण होता है, पालन पोषण होता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन कौन देता है? मनुष्य। तनख्वाह कौन देता है? मनुष्य ही तो देता है। इसी कारण इसमें हमारी बरकत नहीं होती। और ऊपरी आमदनी और जो ऊपर की कमाई होती है वह ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। और जो ऊपरी कमाई होती है उसको कौन देता है? भगवान देता है, और इसी के कारण उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो पहले ही समझदार हो, इसलिए तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक यानी कि सहनशीलता की बड़ी आवश्यकता होती है। पहले तो मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, इसके उपरांत जो उचित समझो करो। तो अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं कि पहले तो तुम उस आदमी को देखो जिससे तुम पैसे ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, उसकी जरूरत को देखो, कैसी जरूरत है उसकी, मौके को भी देखना है, मौके को भी देखो, उसके उपरांत जो तुम्हें सही समझे वह करो।
जो तुम्हारी सही समझ में आई उससे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है। गरज यानी कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बहुत ज्यादा रिश्वत भी दे सकता है, तो उसके साथ तुम हमेशा कठोरता का व्यवहार करना। लेकिन बेगरज को दांव पर लाना कठिन होता है, लेकिन जिसको गरज ही नहीं होती, जरूरत नहीं होती, उसको दांव पर, रास्ते पर लाना जरा कठिन होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो। इन बातों को निगाह में बांधना मतलब इनकी गांठ बांध लो, हमेशा याद रखना इनको। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मैंने आज तक जो सीखा वह तुम्हें बता दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, अपने बेटे को जाने के लिए कहा, आशीर्वाद दिया। और वंशीधर कैसे थे? आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुने और तब घर से चल खड़े हुए, घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। जब वो घर से चले तो क्या क्या थे उनके साथ? धैर्य तो उसका मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, उसकी जो बुद्धि थी वह उसको रास्ता दिखाने वाली थी। आत्म अवलंबन ही उसका सहायक। आत्म अवलंबन होता है आत्मविश्वास, यह उसका क्या था? सहायक था, सहायता करने वाला था। लेकिन अच्छे शगुन से निकले थे, इसलिए जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, सुख समाचार मिला। वृद्ध मुंशी यानी मुंशी वंशीधर के पिताजी तो फूले न समाये, तो बड़े ही खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन यानी जिनको पैसा देना था, इनको कर्ज चुकाना था, जिनका नरम पड़ गए, क्योंकि पता लग गया कि इनका बेटा अब नौकरी लग गया तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। कलवार की आशा लता लहराई, खुशियों की आशा की लता लहलाने लग गई और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, और जो पड़ोसी थे उनके हृदय में जलन होने लग गई। जाड़े के दिन और रात का समय एक बार का वर्णन करते हैं मुंशी वंशीधर जी कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ अभी सिर्फ 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस कम समय में ही इन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। बड़ा ही अच्छा व्यवहार था, कार्यकुशलता, अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से करते थे। तो इस कारण क्या था, जो उस वहां के अफसर थे सभी के चहेते बन गए थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लग गए थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की तरफ जमुना यानी कि यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का भी एक पुल बना हुआ था, जैसे नदी है उसके ऊपर से पुल बना है क्रॉसिंग करने के लिए, तो वहां भी एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी की वाड़ बंद की मीठी नींद में सो रहे थे। तो रात का समय था, दारोगा जी यानी मुंशी वंशीधर जी सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो अचानक से रात को आंख खुली तो इन्होंने क्या सुना? नदी का प्रवाह है, यानी नदी का जैसे पानी बहता है तो उससे आवाज आती है, तो उसके प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट मतलब पहियों की आवाज, और मल्लाह होते जो गाड़ी चलाने वाले होते, गाड़ीवान जो होते हैं, उनका कोलाहल होता है, शोर, उनको सुनाई दिया। उठ बैठे तो ये उठ खड़े हुए। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? मन में सवाल आया कि इतनी रात हो गई, इतनी रात का समय है, तो इस समय गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। मन में भरम आया तो इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे और फटाफट से घोड़े पर बैठकर पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की एक लंबी कतार मतलब बहुत सारी गाड़ियां थी जो उनकी लाइनें पुल के पार जाती उनको दिखाई दी। डांटकर पूछा, तो ये जो मुंशी वंशीधर थे वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको डांटकर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, कि ये गाड़ियां किसकी हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि जो मुंशी वंशीधर जो कि दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, मात्र 6 महीनों में ही वे अपनी कार्यकुशलता, अपनी ईमानदारी से सब अफसरों के प्रिय बन गए थे। तो एक बार रात के समय जब उन्होंने यमुना नदी के किनारे जो पुल बना हुआ था वहां पर जल के प्रवाह के समय गाड़ीवानों की, मल्लाहों की आवाज सुनाई दी, तो वे अपने घोड़े पर और तमंचा वगैरह लेकर वहां पर चले जाते हैं। बार बार उन गाड़ीवानों से पूछते हैं कि इन गाड़ियों में क्या भरा हुआ है, और जब वे जवाब नहीं देते हैं तो उन्होंने अपने भ्रम को दूर करने के लिए खुद ही उन गाड़ियों में भरे हुए बोरों को टटोला और पाया कि इनमें नमक के ठेले भरे हुए हैं। उन्होंने बार बार पूछा कि ये कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने उसमें से एक गाड़ीवान ने जवाब दिया कि कानपुर। फिर पूछते हैं मुंशी वंशीधर कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो उनमें से काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता। फिर उनमें से एक ने जवाब दिया कि पंडित अलोपीदीन की।
जो उस समय दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। ऐसा कोई भी आदमी दातागंज में नहीं था कि जो उनके कर्ज के नीचे ना दबा हो। यहाँ तक कि जो सरकारी अफसर, जो अंग्रेज अफसर आते थे शिकार खेलने के लिए, वे भी वहाँ पंडित अलोपीदीन के घर ही मेहमान बनकर रहते थे। एक आदमी वहां जाकर पंडित अलोपीदीन को खबर देता है कि हमारी गाड़ियां पकड़ ली गई हैं। तो उनको तो काफी घमंड था, क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा था। तो वह बड़े ही घमंड के साथ, गर्व के साथ वहां पर आता है और जो मुंशी बंसीधर है उनको रिश्वत देने की कोशिश करता है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें बहुत अच्छे से चैप्टर रीड करना है और जिस चैप्टर के राइटर हैं मुंशी बंसीधर जी, उनका जीवन परिचय अपनी नोटबुक में राइट करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।